हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। हम लोग यहाँ पे क्लास 12 का टॉपिक शुरू किए हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको बता दिया है, इससे रिलेटेड कुछ नेमिंग्स मैंने बताया था आपको। अब जो हम लोग बताने जा रहे हैं, मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आइसोमेरिज्म। चूँकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो आइसोमेरिज्म परफॉर्म करता है। तो हम लोग उसी टॉपिक को इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। आपको पता होगा कि आइसोमेरिज्म जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका डिफरेंट होता है ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। सेम केमिकल फार्मूला एंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। लिगेंड का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो ऐसे कंडीशन से क्या होगा, उसका अरेंजमेंट बदल जाएगा। जब अरेंजमेंट बदल जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाएगी, है ना। इट अल्टर्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इस चीज़ को। अब देखिए आइसोमेरिज्म का जो मेजर टाइप है एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है यहाँ पे। एक हो गया स्टेरियो आइसोमेरिज्म और एक हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि एक स्पेस के 3 डायमेंशनल स्पेस के अराउंड ही इसका चेंजेज होता है। वेरियस टाइप का जो चेंजेज होता है ना, कंटेंट का या फिर उसके रेडिकल्स का, लिगेंड का, इसका चेंजेज जो होता है वो 3 डायमेंशनली चेंज होता है। तो एक हो गया ज्योमेट्रिकल और एक हो गया ऑप्टिकल। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का 2 पार्ट हो गया, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। उसी तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी आप देख रहे होंगे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब स्टेरियो आइसोमेरिज्म पर बात हम लोग करेंगे। अब देखिए स्टेरियो आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से होता है, तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ होता है ना, उसमें अगर कोई चेंजेज हो जाए तो उसकी वजह से होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। क्या कहता है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम, वो अगर चेंज कर जाए उसकी वजह से। जैसे मान लो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है हमको। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कॉमनली अकर इन दोज कंपाउंड हुज कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4 और 6। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब क्या होता है कि एक सेंट्रल एटम जो होता है ना, उसके चारों तरफ क्या होंगे, 4 लिगेंड अवेलेबल होंगे, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें 2 टाइप का होता है ना 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में। देखिए यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल में आप क्या देख रहे हो कि ये और ये जो है वो अप एंड डाउन, मतलब ऊपर वाला जो है परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन होता है। लेकिन इसमें से आपको याद होगा कि एक जो है वो क्या होता है, टुवार्ड्स द एक्सिस, आपके तरफ होगा ये, और एक जो होगा वो पीछे के तरफ होगा। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है ना। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और एक हो गया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या हो गया, सेंट्रल एटम के चारों तरफ एक ही प्लेन में होता है। जैसे मान लो ये सेंट्रल एटम है ना, तो इसके चारों तरफ एक ही प्लेन में आपको स्फेयर्स होंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, एक ही प्लेन में स्फेयर्स पाए जाएंगे। लिजेंड के जो स्फेयर्स होंगे वो सेम प्लेन में होंगे, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के अंदर आपको पाया जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसी तरह से जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो होता है वो है ऑक्टाहेड्रल। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए ये कुछ ऐसा ही होता है कि ये जो होता है वो एबव द एक्सिस है, ये डाउन द एक्सिस है, और ये जो आप देख रहे हो ये चारों तरफ है उसके। जैसे मान लो अगर हम लोग मेटल को रखते हैं तो ये ऊपर एबव द एक्सिस है, डाउन द एक्सिस है, और एक जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है ना। कहने का मतलब क्या कि ये अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस टाइप का है। जैसे मान लो ये आपका सामने है और इसके चारों तरफ ये आपका सेंटर है, और इसके चारों तरफ फिर आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा ये। तो बच्चों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल क्या होता है और स्क्वायर प्लेनर क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है।
अब देखिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को अगर हम लोग देखें तो देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये अरेंजमेंट जो होगा ना वो आपका कुछ इस टाइप का होगा। देखिए कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, है ना। ये देखिए अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट जो आपका है ना, देख रहे हैं, ये अरेंजमेंट जो आपका है ये देखिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। देखिए इस टाइप का अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल जो है उसमें आप क्या देख रहे होंगे कि सबका एंगल इस ये जो आपका ये है एक्सिस है, ये जो एक्सिस है जो आपके टू बार्स है उससे सारे का एक्सिस ऑलमोस्ट क्या है, उसका लगभग सब ये एंगल जो आपका है वो लगभग क्या है, फिक्स है। देख रहे हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल। अगर हम लोग देखते हैं स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर तो बहुत आसान है। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, सेंट्रल एटम बीच में रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा इस तरह से, ये सेंट्रल एटम है और इसके चारों तरफ सारे रहते हैं। स्क्वायर प्लेनर कुछ ऐसा ही रहता है, इस टाइप का अरेंजमेंट है, ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है आपका। और अगर मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर में, हम इसको ऐसे कर सकते हैं इस तरह से, ये सेंट्रल एटम हो गया और इसके चारों तरफ देखिए आपके अलग अलग रहेंगे। जैसे मान लो एक एलिमेंट ये हो गया, एक लीजेंड ये हो गया, एक लीजेंड ये हो गया और एक लीजेंड ये हो गया, ये आपका हो गया देखिए स्क्वायर प्लेनर। ये सेंट्रल एटम हो गया, ये चारों लीजेंड अलग अलग है, ये चारों लीजेंड आपके हैं। ओके, अब हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। देखिए क्या होता है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को देखने के लिए आप देखिए ये समझ सकते हैं। देखिए ये जो मैंने आपको बताया ये एबव द एक्सिस था, ये जो था डाउन द एक्सिस था और ये आपका चारों तरफ से है। देखिए ये आपका क्या हो गया, एबव द एक्सिस है, ये आपका एबव द एक्सिस है, ये जो आपका देख रहे हो ये डाउन द एक्सिस है, देख रहे हो ये एबव द एक्सिस है, ये डाउन द एक्सिस है। और ये एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, मतलब लीजेंड का लीजेंड जो होगा देखिए एक यहाँ बीच में, यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा। ये देखिए हिस्सा जो होगा बीच वाला जो हिस्सा होगा वो सेंट्रल एटम होगा। ये डाउन द एक्सिस है आपका, ये डाउन द एक्सिस है आपका, ये अबव द एक्सिस है आपका। और जो लिगेंड और भी एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, बीच में सेंट्रल एटम, और बाकी लिगेंड कहाँ होगा, बाकी लिगेंड आपका यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6 है ना। देखिए 4 लीजेंड यहाँ पे, 1 2 3 4 लीजेंड यहाँ पे, एक लीजेंड यहाँ पे और एक लीजेंड पीछे, है ना। 4 लीजेंड, 1 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। लेकिन अगर मैंने अभी बताया आपको ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल का जो लीजेंड होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए क्या हो जाएगा। ये देखिए आपका टेट्राहेड्रल था, ऐसा कुछ मैंने बनाया था आपको, देखिए यही था टेट्राहेड्रल, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए बीच में सेंट्रल मेटल है, बीच में सेंट्रल मेटल है और एक लिगेंड देखिए यहाँ पे है, एक लिगेंड देखिए यहाँ पे है, एक लिगेंड देखिए यहाँ पे है और एक लिगेंड कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। उसी तरह मैंने आपको बताया स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर में मैंने आपको क्या बताया कि देखिए बीच में आपका ये सेंट्रल एटम हो गया और एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है और एक लिगेंड यहाँ है। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, है ना। और इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये अरेंजमेंट जो होगा ना हमारा, ये चेंज करता चला जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टेट्राहेड्रल क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो आपका होगा उस अरेंजमेंट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, हम लोग यही देखेंगे। स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। देखिए तो ये PT है, NH3 NH3 Cl Cl, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 है। और ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेनर में अगर हम लोग देखते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो दोनों तरफ क्या है, सिमिलर है। देख रहे हो ये दोनों तरफ सेम है, ये भी दोनों तरफ क्या है, NH3 NH3 सेम है। यहाँ भी देख रहे हो ये दोनों तरफ सेम है और ये दोनों तरफ सेम है। अगर हम इसको
चेंज करते हैं, इसके अरेंजमेंट को बदलते हैं, तो क्या बदलेंगे देखिए तो पीटी और ये लिगेंड जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या था Cl, तो यहाँ हम कर देंगे क्या NH3 और यहाँ कर देंगे Cl और ये एज इट इज़ रख देंगे, मतलब NH3 और क्या Cl। देखिए तो अगर कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है तो इस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट में अंतर है ना, तो अगर सेम साइड है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। सेम साइड है तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे सिस अरेंजमेंट। अगर अपोजिट साइड है तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांस अरेंजमेंट। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और क्या है स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ सकता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके लिए, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्प्लेटीन। ये कंपाउंड का नाम क्या है सिस्प्लेटीन। ये सिस्प्लेटीन जो आप देख रहे हो ना, ये कंपाउंड जो है वो कैंसर की वन ऑफ द मोस्ट दवा है, बहुत अच्छी दवा मानी जाती है कैंसर की है। जबकि ये ट्रांसप्लेटीन जो आप देख रहे हो ये कैंसर काउज करता है, कैंसर की दवा है, कैंसर काउज करता है। आप समझ सकते हैं कितना अंतर है, एक ही कंपाउंड है लेकिन जब अरेंजमेंट बदलता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाती है, उसका इफेक्ट बदल जाता है। तो ये वही चीज़ है ना। तो ये है सिस्प्लेटीन और ये ट्रांस। तो सिस किसको बोलेंगे जब दोनों लीजेंड का जो होगा वो सिमिलर साइड में होगा। लीजेंड क्या हो जाएगा सिमिलर साइड में हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्प्लेटीन। जब यही लीजेंड क्या हो जाएगा अपोजिट साइड हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस। प्लेटिन तो इसके लिए है, तो इसके इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे सिस और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। अब देखिए क्या टेट्राहेड्रल में ये कंडीशन पॉसिबल है, हम लोग जरा ये बात कर लें कि क्या टेट्राहेड्रल में ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। अब जरा देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मैंने क्या बोला था, मेटल ये है अबव द एक्सेस और एक क्या हो जाएगा मेरा ये इधर हो जाएगा लिगेंड और एक जो होगा वो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड आपके सामने होगा और एक क्या होगा आपके पीछे होगा। कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है ना। अब देखो तो जब ऐसा अरेंजमेंट है तो ऐसे कंडीशन में आप इसको चेंज नहीं कर सकते ना। अगर आप, मैंने बताया ना कि ये जो एबव वाला जो एक्सिस था इसका जो डिस्टेंस है वो तीनों से क्या है सेम है। जबकि यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए, देखिए इस क्लोरीन का डिस्टेंस अमोनिया से, क्लोरीन का डिस्टेंस अमोनिया से, जबकि यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है ये क्लोरीन का डिस्टेंस अमोनिया से दोनों क्या है अलग अलग है ना, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा चेंज है। ओके, तो ये हमारा क्या है कि अगर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में इस टाइप का आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है। कौन सा आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में GI कर देता हूँ इन टेट्राहेड्रल। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया ना कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है। ये क्या है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में ये क्या हो गया अबव द एक्सिस और नीचे वाला क्या हो गया डाउनवर्ड द एक्सिस। अब देखो तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं भाई, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो आप देख रहे हो, देखो क्लोरीन क्लोरीन सामने सामने है। यहाँ पे क्लोरीन के अपोजिट में क्या है अमोनिया है। क्लोरीन के अपोजिट में क्या है अमोनिया है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे मैं इसको, ये थोड़ा सा गलत है, ये अमोनिया होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन जो होता है एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। अब देखो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो कोबाल्ट एबव द एक्सिस डाउन द एक्सिस और क्या हो गया ये मेरा प्लेनर स्क्वायर प्लेन में है ये। तो स्क्वायर प्लेन में जब ये मेरा है तो एबव द एक्सिस मान लो मैं क्लोरीन रख देता हूँ और डाउन द एक्सिस भी मैं क्लोरीन रख देता हूँ और बाकी जगह हम क्या कर देते हैं NH3 रख देते हैं। बाकी जगह हम क्या रख देते हैं NH3 रख देते हैं। तो आप देखिए तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बदल गया ना। तो मैंने क्या बताया, देखिए ये अपोजिट है कि सेम है। तो देखो तो यहाँ पे NH3 NH3 NH3, यहाँ पे देख रहे हो Cl एक साथ है। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे सिस फॉर्म। जबकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्म, है ना। देख रहे हैं अपोजिट हो गया ना, देख रहे हैं अपोजिट हो गया था तो इसको ट्रांसफॉर्म बोल रहे थे ना। सेम था तो हम लोग क्या बोल रहे थे सिस फॉर्म। यहाँ भी देखिए सेम था तो सिस फॉर्म।
तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ओके, अब इसी कोऑर्डिनेशन में ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। देखिए अगला हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ले रहे हैं। ये देखिए मोनोडेंटेट लीजेंड था, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब मोनोडेंटेट लीजेंड है, लेकिन नीचे मैं अब ले रहा हूँ क्या, बाईडेंटेट लीजेंड। बाईडेंटेट लीजेंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इथिलीन डाईएमीन, आपको याद होगा पीछे के टॉपिक वीडियो में आप देख सकते हैं इसको, इथिलीन डाईएमीन जो होता है उसका 2 डोनर एटम होता है कोबाल्ट को, तो ये क्या है, चिलेट लीजेंड भी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। अब देखो तो इसका अगर हम लोग देखें तो ये मेरा क्या हो गया, एबव द एक्सिस है। देखिए ये मेरा क्या हो गया, एबव द एक्सिस था, और ये मेरा क्या हो गया, डाउन द एक्सिस है। देखिए कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे फिर जैसे कि इसी के जैसा है ना, देखिए क्लोरीन क्लोरीन एक साथ है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन का जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ये मेरा जो है सिलेट लीजेंड, इधर भी सिलेट लीजेंड है, तो इसका अलग एक्सिस है। तो डिफरेंट एक्सिस होने की वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे भाई, तो ये फॉर्म जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म। अब इसका ट्रांसफॉर्म हमको देखना है, तो कैसे देखेंगे हम लोग, तो देखिए ट्रांसफॉर्म क्या हो सकता है, तो कोबाल्ट है, अब एबव द एक्सिस हम क्लोरीन रखेंगे, डाउन द एक्सिस भी हम लोग क्लोरीन रखेंगे, और ये वाला जो हिस्सा मेरा है यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, इथिलीन डाईएमीन। तो देखिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट आएगा। अब देखिए ये दोनों अपोजिट चला गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग बोल दिए ट्रांसफॉर्म, ये हो गया सिस फॉर्म। तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट का एक स्पेशल फॉर्म था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है भाई, तो वो हमारा इसी से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट का ही एक अरेंजमेंट है। आप देख रहे होंगे इस अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में थोड़ा सा अंतर नज़र आ रहा होगा आपको। क्या अंतर है, अब देखिए यहाँ पे देखोगे तो ये जो मेरा एक्सिस है, इस एक्सिस पे आपको क्या मिल रहा है, देखिए इस एक्सिस पे आपको क्या मिल रहा है, NO2 मिल रहा है ना। जबकि अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमको ये NO2 किस एक्सिस पे मिल रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए, तो ये NO2 का जो एक्सिस है वो मेरा बदला हुआ है ना, थोड़ा अलग है ना, ठीक। तो यहाँ पे और इसके और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा कुछ है, देखो ये वाला जो हिस्सा है वो आपके सामने है, ये वाला जो हिस्सा होगा ना ये आपके सामने आएगा, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आपके सामने आएगा, और ये वाला हिस्सा जो आपका होगा ना ये बैक जाएगा, ये वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, बैक जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, और वो नाम क्या हो जाता है, एक को बोलते हैं जब सामने है तो उसको क्या बोलेंगे, फेसियल। क्या बोलेंगे उसको, फेसियल। सामने है तो फेसियल बोलते हैं, इसको फैक बोलते हैं, फैक। ओके, और अगर आपके अपोजिट है, आपके अपोजिट है, या तो ये एक्सिस या ये भी एक्सिस हो सकता था, अगर ये अपोजिट है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरिडोनियल। मेरिडायनल, ठीक ना। तो इसको बोला जाता है मर, इसके लिए यूज किया जाता है फैक, इसके लिए यूज किया जाता है मर, है ना। तो ये फैकियल फॉर्म है और ये क्या है, मेरिडायनल फॉर्म है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कौन सा, ये सारा का सारा आप देख रहे होंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या हो सकता है कि ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड जो होगा ना वो सेम साइड हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। अगर डिफरेंट साइड हो, अपोजिट साइड हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट उसी टाइप का है। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पहले तो आपको इसके लिए एक टर्म समझना पड़ेगा, और वो टर्म है काइरल। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये टर्म देखा होगा, काइरल। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इस टर्म को। देखिए काइरल क्या होता है, एक्चुअली में सेंट्रल एटम जो है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ टेट्राहेड्रल वाला जो एटम था, मान लो एल है, ठीक, एल है, और यहाँ पे भी एल है, और ये हिस्सा हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, और देखिए मैं एक 3 डायमेंशनल इमेज के लगभग बना रहा हूँ। इसको हम L1 मान लें, इसको L2 मान लें, इसको L3 मान लें, और इसको L4 मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एक्चुअली में ये जो देखो ये जो आपका है वो सामने वाला एक्सिस है, मतलब आपके टुवार्ड्स आ रहा है, और ये वाला हिस्सा आपके अवे जा रहा है, ये आपके टुवार्ड्स है, ये आपके अवे है ना। मैंने आपको बताया कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल था, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस था ना, L1 का डिस्टेंस सबसे क्या है, इससे 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 सबसे सेम है। अगर आप इसको चेंज भी कर देते हो ना,
तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर मान लो L2 के L3 के पास ले आओ, L3 को L4 के पास लेके चल जाओ, फिर भी L1 से उसका जो डिस्टेंस होगा ना वो सब सेम ही होगा। लेकिन क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है कि नहीं? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं आपको बता रहा हूँ कायरल और अकायरल। एक्चुअली में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कंपाउंड कायरल है तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है केमिस्ट्री का। ऑप्टिकल एक्टिविटीज आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअली में जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन से पास करते हैं, मान लो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, तो सॉल्यूशन की वजह से इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ओरिएंटेशन हो जाता है। मतलब या तो ये ओरिएंटेशन क्या होता है, क्लॉकवाइज, या फिर होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है ना, वो अपने थ्रू पास होने वाले लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है। और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे लेविस, है ना। ऐसे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट और मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपको। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कुछ बेसिक बातें, कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब एक सॉल्यूशन से पास करता है तो वो सॉल्यूशन क्या करता है, या तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव करवा देता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब देखो, तो आप हमेशा तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो आप किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देख करके कैसे पता लगा लोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? तो इसका बहुत सारा रूल्स है। वो सारे रूल्स हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे एक कॉमन रूल्स आपको बता रहा हूँ कि वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, या तो कायरल होना चाहिए। कायरल होने का मतलब क्या होता है कि उसका मिरर इमेज अपने ऊपर सुपर इम्पोज्ड नहीं हो। मैंने अभी क्या बोला सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोज्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मिरर इमेज का सुपर इम्पोज्ड होना या नहीं होना। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो एक मैं लेटर लिख रहा हूँ ए। अब इसका मिरर इमेज जो होगा वो क्या होगा, ऐसा ही होगा ना। तो इसको उठा करके इसके ऊपर आप रखिएगा तो क्या होगा, ये इसको सुपर इम्पोज कर देगा ना। मतलब ये कायरल नहीं है, ये क्या है, अकायरल है। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ इसको, ये क्या है, अकायरल है। लेकिन अगर मैं एक और दूसरा कंपाउंड लेता हूँ, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ ए, मैं ये लिख देता हूँ। अब देखो तो अगर इसका मिरर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, तो देखिए तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो इसको आप अगर उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो क्या इसको सुपर इम्पोज करेगा, ये क्या ये जो मैंने लिखा है ये इसको सुपर इम्पोज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक्सिस अलग है, इसका एक्सिस अलग है। कैसे सुपर इम्पोज करेगा? इवन आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होगा क्या? संभव नहीं है ना। तो जब सुपर इम्पोज नहीं है इसका मतलब क्या है, कायरल है। और जब सुपर इम्पोज्ड है इसका मतलब क्या है, अकायरल है। तो एक कायरल कंपाउंड ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जो अकायरल कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये बेसिक बात है। अब ज़रा देखो, अगर ये मेटल है, सेंट्रल मेटल है, इसमें L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, अलग अलग है, तो इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड होगा क्या? आप देखिए, इसको देखिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3 और ये हो गया L4। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए L4 मेरा किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा L4, L1 एज इट इज हो जाएगा, L3 एज इट इज हो जाएगा और ये हो जाएगा L2। अगर आप इसको इसके ऊपर उठा करके रखोगे तो इधर क्या हो जाएगा, L4 और इधर क्या हो जाएगा, L2।
तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है ना। तो जब सुपर इम्पोज नहीं है इसका मतलब क्या है, ये कायरल है। कायरल सेंटर को हम लोग इस तरह से दिखलाते हैं, ये कायरल है, और कायरल है इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये इसकी बेसिक बातें हैं। ओके, तो अब आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो मेरा ये हो गया कायरल का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि इसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो, सेम ही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब जब आप ये बातें समझ गए कि कायरल क्या होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करेगा जो क्या हो, कायरल हो। ओके, और उसमें एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, उसमें क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट। जरा ये क्या चीज़ है भाई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट क्या है। अब जरा देखो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्क्वायर प्लेनर हम लोग ले रहे थे। देखिए ये स्फीयर है, एवरी लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम इज अ स्फीयर, है ना, ये स्फीयर है। अब देखो अगर मान लो ऐसा कुछ रखा हुआ है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मान लो ये आपका सेंट्रल एटम था और ये इसके चारों तरफ स्फीयर है। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ है। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर हम लोग देखें तो हम क्या बता सकते हैं, देखिए तो अगर अगर ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, तो हम इसको कटिंग कर सकते हैं ना। अगर मान लो इस एक्सिस से इसको कट करें, देखिए इस एक्सिस से अगर इसको कट करें तो ये कट होगा कि नहीं। देखिए तो अगर मैं इसको यहाँ से मैं चाकू लगाऊं और यहाँ से अगर कट करूं तो ये दो हाफ में बट जाएगा, ये वाला, फिर ये दो हाफ में बटेगा, फिर ये भी दो हाफ में बटेगा, फिर ये भी दो हाफ में बटेगा, तो एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा ना। तो यही एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि स्क्वायर प्लेनर जो होगा ना, जो कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर है, जो कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसका, कि स्क्वायर प्लेनर जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसका मैं और भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे क्या भाई, तो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे CO था आपका, है ना, और यहाँ मैंने Cl रख दिया था, यहाँ मैंने Cl रख दिया था। देखिए आपको पता चलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं। देखिए कुछ इस टाइप का था ना ये, देखिए तो अब ये जो है इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगा कि नहीं एक दूसरे पर। देखिए तो ये क्या है, ये क्या है, अबव द एक्सिस है, ये डाउन द एक्सिस है ना। तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कायरलिटी क्या होती है। एक थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ क्योंकि इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक बेसिक जो आपको समझना चाहिए उसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, तो क्या होता है, दोज कंपाउंड्स विच हुज मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोज, ये टर्म आप समझ गए होंगे आप। और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। तो जनरली क्या होता है, इसका एग्जांपल कुछ टेट्राहेड्रल होता है और कुछ ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल मैंने अभी आपको दिखाया कि उसमें कायरलिटी हो सकती है ना। ऑक्टाहेड्रल तो खैर है ही है इसका एग्जांपल। तो देखिए अगर इसका मिरर इमेज मैं बनाऊं, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं तो कैसा बनेगा। देखिए मैं क्या लिखूंगा, CO, है ना। ये वाला जो एक्सिस है मेरा, मैं पहले ये एक्सिस मैं पहले सिमेट्री का बना देता हूँ। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, N ऐसे, है ना। ये हिस्सा इसके नज़दीक आएगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और बाकी ये हिस्सा जो दूर है वो दूर वाला हिस्सा हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि अब देखिए इसको आप उठा करके इसके ऊपर रख सकते हो क्या, आप देखो नहीं रख सकते हो। जब नहीं रख सकते हो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है एक दूसरे का, और इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोफॉर्म, और इसको बोलेंगे लेवोफॉर्म, इसको बोलेंगे लेवोफॉर्म। इसको D फॉर्म बोला जाता है, इसको L फॉर्म बोला जाता है। ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ओके, उसी तरह से आप देखिए इस कंपाउंड में आप देख रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ,
तो क्या बनेगा मेरा मिरर इमेज, तो पी टी यहाँ लिख देते हैं हम। और देखिए इधर के पहले मैं इसका एक्सेस बना देता हूँ, ये मेरा एक्सेस बन गया, अबव द एक्सेस डाउन द एक्सेस। तो यहाँ क्या हो जाएगा सी एल, और देखिए यहाँ सी एल हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ हो जाएगा एन, और ये वाला हिस्सा आपका यहाँ हो जाएगा एन, है ना। तो इससे क्या देखिए, तो आप इसको उठा करके इसके ऊपर नहीं रख सकते, नॉन सुपर इम्पोज्ड है। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा डी फॉर्म, और ये फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा एल फॉर्म, है ना। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो आउट कर रहा है। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझने के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बहुत आसान टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या स्टेरियो आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बहुत ही आसान टॉपिक माना जाता है। देखिए सबसे पहला मैंने बताया लिंकेज आइसोमेरिज्म, बहुत आसान है। देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये वैसे आइसोमर्स के लिए पॉसिबल है जिसमें क्या हो, लिगेंड हो। कौन सा लिगेंड हो, एम्बीडेंटेट लिगेंड हो। जैसे आपको याद होगा, देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल एटम हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर है और ये काउंटर आयन है। तो देखिए सेंट्रल एटम के साथ NH3 है और यहाँ देखिए NO2 है। देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड देखिए यही है, यहाँ पे N जो है वो C के साथ CO को डोनर एज ए डोनर एटम शो आउट कर रहा है, यहाँ पे N कर रहा है ऐसा, है ना। जैसे CO है और कौन N, इस तरह से आपको याद होगा। जबकि इस केस में, ये मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, देखिए ONO हो गया। मतलब क्या, CO को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो O कर रहा है। वहाँ पे कौन कर रहा था, N कर रहा था, और यहाँ पे O कर रहा है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड यही बताया था ना मैंने आपको, तो वही है। अगर मान लो सबसे पहला ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर जनरली आपको ध्यान देना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको दिया हुआ रहता है कि मतलब आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म लिंकेज आइसोमर, ऐसे दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना इसमें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चुनना है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस में लिंकेज आइसोमर हो सकता है। तो लिंकेज आइसोमर का मेन जो ट्रिक आपका है वो क्या है कि जब एम्बीडेंटेट लिगेंड उसके अंदर है तो लिंकेज आइसोमर है, नहीं है तो नहीं है ना। और एम्बीडेंटेट लिगेंड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है नहीं। जैसे आपको फिर से मैं यहाँ याद दिला दूँ, एक हो गया साइनाइड, दूसरा हो गया NO2, तीसरा हो गया SCN, है ना। ये सब तो है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 3 4 5 हैं जो एम्बीडेंटेट, यहाँ तो 3 ही है मेन रूप से, ये सब एम्बीडेंटेट लिगेंड है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि अगर एम्बीडेंटेट लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमर है, नहीं है तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, बहुत आसान है ये भी। क्या कहता है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटाइनिक और एनाइनिक एंटाइटीज। अब देखो कैटाइनिक और एनाइनिक एंटाइटीज के, जैसे देखो यहाँ पे CO के साथ NH3 है और यहाँ Cr के साथ CN है। तो यहाँ क्या होगा ना, जब नया कंपाउंड बनेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा न्यू कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए यहाँ हो जाएगा Cr और NH3 का 6, और यहाँ हो जाएगा क्या, CO और CN का 6। देखिए यही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। ये भी आसान है, कोऑर्डिनेट नंबर तो सेम ही है ना, कोऑर्डिनेट नंबर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, ये जो कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट है उसमें कुछ बदलाव आ गया, उसी में इंटरचेंज हो गया, एक्सचेंज उसी का हो गया है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ये भी आसान है। क्या होता है भाई, जब काउंटर आयन लिगेंड से डिस्प्लेस कर जाए, देखो ये Br काउंटर आयन है और ये लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये Br जो है वो NH3 के बदले में आ जाए या SO4 के बदले में आ जाए। मतलब मेरा क्या हो जाएगा कि CO, और मान लो इसको हम NH3 का 5 है और यहाँ पे हम Br कर देते हैं और इसके बाहर ले आते हैं SO4 को। मतलब जब काउंटर आयन का डिस्प्लेसमेंट लिगेंड में हो जाए और लिगेंड जो है वो काउंटर आयन बन जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, आसान है ये सब। उसी तरह नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सॉल्वेट आइसोमर, इसको हाइड्रेट आइसोमर भी बोलते हैं। ये भी एक्चुअली में एक टाइप का आयोनाइजेशन आइसोमर ही है, बस अंतर क्या है ना कि H2O का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र किसका होगा, H2O का। मतलब क्या कि Cr हो गया और H2O जो है ना वो मान लो 5 कर देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया Cl और यहाँ हमने कर दिया H2O। देख रहे हो, लिगेंड का ट्रांसफ़र हो गया किसमें, काउंटर आयन में, और काउंटर आयन का ट्रांसफ़र हो गया किसमें, लिगेंड में। बस अंतर क्या है, ये भी एक टाइप का आयोनाइजेशन आइसोमर ही है, बस अंतर क्या है कि
जो काउंटर आयन में ट्रांसफ़र हो रहा है वो वाटर जरूर होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल वाटर जरूर होना चाहिए, तभी हम उसको सॉल्वेट आइसोमर बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको सॉल्वेट आइसोमर नहीं बोलेंगे। ओके, तो ये मेन क्लू है इसका। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हो कि आइसोमेरिज्म जो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसा होता है। अब इसी आइसोमेरिज्म को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा सम थ्योरीज रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज हो गया। उससे आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब क्या, कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, इवन उसका कह सकते हैं कलर क्या होगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। ये सारी चीज़ों का पता चलता है हम लोग को उस थ्योरी को पढ़ने से। तो चलिए, इतने टॉपिक करने के बाद हम लोग वो थ्योरी को अगले क्लास में, अगले वीडियो में हमारा जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।